नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू जी चिल्स। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं। रूस के साथ हो गया इतिहास का सबसे बड़ा विश्वासघात। जयशंकर बोले ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी रूस और चीन की दोस्ती। अपने वीटो पावर के इस्तेमाल से भारत को 6 बार यूएनएससी में बचाने वाला रूस एक बार फिर से घनघोर मुसीबत में फंस गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत रूस को इस गंभीर मुसीबत से कैसे बाहर निकालता है। इस खबर को जानने से पहले आइए विदेश मंत्री जी का एक धमाकेदार बयान जान लेते हैं। जयशंकर साहब ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि पुतिन और जिनपिंग का रिश्ता ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। मतलब साफ है कि इन दोनों की दोस्ती के बीच दरार पैदा होनी शुरू हो चुकी है। अगर भारत के विदेश मंत्री इस तरह की बात कह रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी। विदेश मंत्री जी ने आगे कहा कि अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो रूस, चीन और भारत तीनों एक एक करके आपस में सटे हुए हैं। ये तीनों देश काफी बड़े हैं और इन तीनों के बीच उतार चढ़ाव के बावजूद हमेशा डीलिंग चलती रहेगी। उन्होंने इस बात को भी कहा कि रसिया से भारत को कोई दिक्कत नहीं है। अगर रसिया से पश्चिमी देशों को दिक्कत है तो ये उनका प्रॉब्लम है। उनके चक्कर में भारत फंसने वाला नहीं है। मंत्री जी के बयान से साफ हो जाता है कि भारत हर समय रूस के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। ये बात बिल्कुल सच है कि चीन रूस के मुकाबले पश्चिमी देशों के साथ 5 गुना ज्यादा व्यापार करता है। ऐसे में वो सिर्फ रूस के लिए अपने सभी पश्चिमी देशों को नाराज नहीं कर सकता। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए हाल ही में जिनपिंग यूरोप पहुंचकर फ्रांस समेत 3 देशों का दौरा भी किए थे। चीन अब धीरे धीरे पश्चिमी देशों की तरफ से जाता हुआ नजर आएगा। ये देखकर पुतिन बौखलाएंगे और फिर चीन और रूस के बीच टेंशन बढ़ सकती है। मेरे हिसाब से जयशंकर साहब के कहने का मतलब यही रहा होगा। बाकी आप अपनी राय भी कमेंट में लिखें। आइए अब जरा रूस के साथ हुई धोखेबाजी को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, रूस के साथ इतिहास का बहुत बड़ा विश्वासघात होने जा रहा है और उसके $300 बिलियन फ्रीज करने के बाद ये सारे पैसे यूक्रेन को दिए जा रहे हैं। ये ठीक उसी प्रकार हुआ जैसे कि आपने किसी बैंक में पैसे जमा किए थे और अचानक बैंक ने अपने पैसे को जब्त कर लिया और फिर उन पैसों को आपके दुश्मन को दे दिया। निश्चित तौर पर यह अनुभव आपको काफी बुरा लगेगा। अगर आप अनुमान लगाना चाहते हैं कि रूस की कितनी संपत्ति जब्त करके यूक्रेन को दी जा रही है तो इसके लिए भारत का रिलायंस इंडस्ट्रीज को समझना होगा। तो दोस्तों, भारत की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी रिलायंस है। ये मार्केट कैप के हिसाब से भी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और इसका मार्केट कैप तकरीबन $240 बिलियन के आसपास है। तो अब आप इसे इस तरह समझ लीजिए कि रूस का एक रिलायंस कंपनी जितना बड़ा एसेट जब्त कर लिया गया है और अब उसे यूक्रेन को सौंपने का प्लान बनाया जा रहा है। इस तरह की दबंगई G7 के सभी फाइनेंस मिनिस्टर्स एक साथ करने जा रहे हैं। ये रूस के खिलाफ एक सामूहिक अत्याचार होने जा रहा है। सबसे पहले आप देखिए, इस वक्त ग्लोबल जीडीपी यानी सभी देशों की जीडीपी को अगर आप मिला दें तो ये आंकड़ा $100 ट्रिलियन के पार चले जाता है। आप जरा स्क्रीन पर देखिए, G7 के इन 7 देशों के पास तकरीबन $50 ट्रिलियन की जीडीपी है। यानी कि ये लोग पूरी दुनिया का लगभग 50% इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं। इसी कारण इनकी चर्बी और दादागिरी दोनों बढ़ गई है। 1971 में ये लोग अपना घमंड भारत के खिलाफ भी दिखा चुके हैं। इसी कारण भारत इन सभी देशों से काफी सतर्क रहता है। वहीं दूसरी तरफ G7 देशों को टक्कर देने के लिए ब्रिक्स खड़ा हो चुका है और दिन प्रतिदिन मजबूत होते जा रहा है। अगर आप ब्रिक्स देशों की टोटल जीडीपी देखें तो ये लगभग $30 ट्रिलियन के आसपास है। इसमें हमने हाल ही में ऐड हुए नए देशों को भी जोड़ लिया है। ब्रिक्स के $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी में अकेले चीन की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन के आसपास है। उसके बाद दूसरे नंबर पर लगभग $4 ट्रिलियन के साथ भारत, फिर ब्राजील और रूस जैसे देश हैं। इस तरह से देखा जाए तो एक ब्लॉक में G7 देशों के पास $50 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। वहीं दूसरी तरफ दूसरे ब्लॉक में ब्रिक्स देशों के पास तकरीबन $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है और अब इन दोनों ब्लॉक में भयानक टकराव देखने को मिल सकता है। और इस टकराव में सबसे पहला मर्डर डॉलर का हो सकता है, क्योंकि डॉलर के आतंक से लगभग सभी देश परेशान हैं। ये भले ही स्टेबल करेंसी है, लेकिन अमेरिका ने इसका इस्तेमाल एक न्यूक्लियर बम की तरह करता आया है। निश्चित तौर पर एक तरफ का लीडर अमेरिका है तो दूसरी तरफ का लीडर चीन है और भारत ब्रिक्स में होते हुए भी इन दोनों ब्लॉक को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार पिछले कुछ समय में भारत और चीन के बीच टकराव बढ़ा है, उसे G7 के देशों ने भारत को आदर पूर्वक अपने सम्मेलन में आमंत्रित किया है। उसे देखते हुए रूस बेहद सतर्क है। रूस को ये डर लग रहा है कि कहीं भारत
ब्रिक्स से निकलकर G7 में शामिल हो गया तो फिर उसका एक महत्वपूर्ण पार्टनर उसके हाथ से निकल जाएगा। अगर भारत G7 में शामिल हो जाता है तो फिर निश्चित तौर पर भारत पश्चिमी देशों के साथ गुटबाजी करने लगेगा। ऐसे में रूस को सिर्फ और सिर्फ चीन पर ही निर्भर रहना पड़ेगा, जो रूस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि भारत की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से गुटनिरपेक्षता की रही है। भारत गुटबाजी का समर्थन नहीं करता। भारत इस बात में विश्वास करता है कि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। अब सवाल है कि अगर G7 के सभी देश मिलकर रूस के $300 बिलियन यूक्रेन को दे देंगे तो फिर इसका रूस पर क्या असर होगा? मेरे हिसाब से अब की बार रूस चुपचाप तमाशा नहीं देखेगा, बल्कि रूस निश्चित तौर पर भड़केगा और इसके लिए वो कई बार पहले ही न्यूक्लियर ड्रिल कर चुका है और इसके साथ ही स्पेस में पश्चिमी देशों के सैटेलाइट को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि रूस और चीन मिलकर स्पेस वॉर से रिलेटेड टेक्नोलॉजी में काफी आगे बढ़ चुके हैं, जिसकी बदौलत ये दोनों पल भर में पश्चिमी देशों के सैटेलाइट को मार गिराकर इससे चलने वाले मिलिट्री और सिविलियन ऑपरेशंस को डिसरप्ट कर सकते हैं और स्पेस की लड़ाई पश्चिमी देशों को काफी भारी पड़ सकती है। आज के मॉडर्न दौर में सैटेलाइट्स आम जीवन का हिस्सा बन गया है, चाहे बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो या वेदर फोरकास्टिंग। अगर मान लीजिए कि रूस ने पश्चिमी देशों के कुछ अहम सैटेलाइट को नष्ट कर दिया तो फिर उनके बैंकिंग और मिलिट्री में भी तबाही आ जाएगी, जिसका असर ग्लोबल इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। अब तक पश्चिमी देश स्विफ्ट से हटाकर रूस के बैंकिंग और मिलिट्री को डिस्टर्ब करना चाहते थे। अब ये लोग रूस की संपत्ति यूक्रेन को देना चाहते हैं। लेकिन अगर रूस ने स्पेस वॉर शुरू कर दिया तो फिर पश्चिमी देशों के लिए दाव पूरी तरह उल्टा पड़ सकता है। इसका असर न केवल पश्चिमी देश बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी, बैंकिंग और सिक्योरिटी पर भी पड़ेगा। निश्चित तौर पर एक तरफ पूरे पश्चिमी देश खड़े नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन की नो लिमिट पार्टनरशिप भारत के लिए टेंशन बन गई है। ऐसे में पूर्व आर्मी जनरल नरवणे साहब का कहना है कि भारत को अपने बैलेंसिंग एक्ट को और ज्यादा मजबूत करना होगा, क्योंकि अब तक हम लोग केवल रूस और अमेरिका के बीच बैलेंस बैठाया करते थे, लेकिन अब इसके अलावा अमेरिका चीन के साथ साथ रूस चीन के बीच भी बैलेंस बनाना होगा, जो निश्चित तौर पर भारत की फॉरेन पॉलिसी के लिए आसान नहीं होगा। सोवियत यूनियन के समय कोल्ड वॉर में भारत खुलेआम किसी भी पक्ष का साथ नहीं दे रहा था, लेकिन सोवियत यूनियन के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखता था। स्क्रीन पर आप उन तमाम देशों की लिस्ट देख सकते हैं जो खुद को अलग अलग गुट में घोषित कर दिए थे, लेकिन इस लिस्ट में आपको भारत का नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत हमेशा से गुट निरपेक्षता का समर्थन करता रहा है और भारत ने अपने इस बैलेंस्ड पॉलिसी के लिए कीमत भी चुकाई है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस नए ट्रिपल कोल्ड वॉर में किस तरह की भूमिका निभाता है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्हील्स। धन्यवाद। इस विश्लेषण पर आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस वीडियो पर कम से कम 200 लाइक देंगे। ऐसे ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल जी चिल्स पर भी विजिट कीजिए। धन्यवाद।